सृजनशीलता की प्रतीक, रचनाशीलता की प्रतीक यहाँ विराजित हमारी महिला मित्रों को प्रणाम करता हूँ। कविता न केवल वर्तमान, अतीत और भविष्य के पुल निर्मित करती है, वरन वह संस्कृतियों के पुल भी निर्मित करती है। कृष्णदास जी राही का फलक बहुत व्यापक है। आपने उनके सुपुत्र से अंतिम वाक्य का श्रवण किया है। भाषा के प्रति अनुराग, जन भाषाओं के प्रति इतना अनुराग। मुझे स्मरण आया, एक बार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद महादेवी जैसे रहने गए। महादेवी जी उस समय आराम कर रही थी, तो वहाँ जो कर्मचारी महिला थी उन्होंने कहा कि अभी महादेवी जी आराम कर रही हैं। प्रेमचंद ने कहा कि नहीं, उन्हें आराम करने दीजिए, और वे बाहर बैठ गए एक पेड़ की छांव में। वह एक बहुत बूढ़ी औरत, लगभग पूरी शताब्दी कुछ फल बेच रही थी। प्रेमचंद उस शताब्दी से संवाद करने लगे। बहुत समय व्यतीत हुआ, जब महादेवी जी को मालूम पड़ा कि प्रेमचंद प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने दुख व्यक्त किया। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन के इतिहास से साक्षात्कार कर रहा हूं। यह इतिहास का उल्लेख हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, सर्वप्रथम 1050 वीर गाथा का, और हमें गर्व होता है इस बात पर कि आलोचना के सूर्य पुरुष डॉक्टर नामवर सिंह ने वीर गाथा काल के अमर गायक चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो की भाषा पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। जीवन की विविध छवियां हैं। तो अगर वीर गाथा काल नहीं होता, न तो पृथ्वीराज रासो होता, न फिरदौसी का शाहनामा होता। शाहनामा भी फिरदौसी ने लिखा था, तो वो भी अपने समय का वीर गाथा का। कृष्णदास जी राही किस तरह के पुल निर्मित कर रहे हैं, इतिहास और लोक कथाओं का, इतिहास और जन संस्कृतियों का। और ये धाराएं हैं जिनसे रचनाकार अपने प्राणों को ग्रहण करता है। अब की जो जनभाषाएं हैं, हिंदी का यदि आविर्भाव देखें खड़ी बोली का, तो वो तो बहुत बात का है। वो दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा का। अगर अवधि नहीं होगी, ब्रज नहीं होगी, डिंगल नहीं होगी, हाँ, का मन का कवित रस का धनुक सरहा, मन तन लोयन लागता शीश धुने है न क्या। ऐसी पंक्तियां हम कहाँ से लाते अगर डिंगल नहीं? हम बिहारी कहाँ से लाते, रामचरितमानस कहाँ से लाते, और सुर की रचनाएं हम कहाँ से लाते। तो आज भी आग्रह होता है इस बात का कि हम अपनी भाषा को यदि समृद्ध करना चाहते हैं, तो हमें जन भाषाओं के पास जाना पड़ेगा, लोक भाषाओं के पास जाना पड़ेगा,
किसी भी आप समय देखिए, थोड़ा मैं अंग्रेजी साहित्य का उल्लेख करूंगा। 1798 में दो बड़े कवि आए, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, और उन्होंने लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन किया। वर्ड्सवर्थ ने उस समय लिखा था कि जनभाषा में लिखा जाना चाहिए, कविता की रचना जनभाषा में होना चाहिए। रामचरित बुद्ध ने अपने वक्तव्य किए हैं, वो जनभाषा में किए, लोक भाषा में किए। तो संस्कृतियों की यदि रक्षा करना है हमें, और क्योंकि हमारी रचनाशीलता के स्रोत हमारी संस्कृतियों में हैं, और संस्कृतियों की जड़ें बहुत गहरी होती है, पृथ्वी में बहुत गहरी होती है। तो एक रचनाकार, आज मुझे स्मरण हो रहा था किशनदास जी राही की, मारा ठावरिया ने जोयो कोई, ये जो रचना है उनकी, तो मुझे याद आया, अभी मैंने यहीं लाइब्रेरी से एक संग्रह लिया है, रघुवीर सहाय ने हंगरी की कवियों का या हंगरी के रचनाकारों का रूपांतर किया है। बहुत पहले हंगरी के एक बड़े रचनाकार फेरेंस योहास की एक रचना है। उस रचना में ये होता है कि माँ अपने बच्चे को आवास दे रही है, माँ बूढ़ा गई है और बच्चा कहीं चला गया है, कहीं नहीं चला है, वो तो बहुत ही आधुनिक फलक उस रचना का, उसमें बच्चा 12 सिंगे में बदल गया। रचनाकार ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक संस्कृति और सभ्यता ने हमारा अमानवीकरण किया। तो आप कहाँ फेरेंस योहास और कहाँ किशनदास राय, ये संस्कृतियों का पुल इस तरह से बनता है, इस तरह से संस्कृतियों का पुल बनता है। तो ये दोनों रचनाकार अलग अलग है। हमारी ऋतुएं आ रही है, हमारे त्योहार आ रहे हैं, हमारे, आप देखिए नौरता है ना, नवरात्र में वो सौंदर्य नहीं है ना जो दौड़ता है। मैं तो भाषा का अध्यापक रहा हूँ, तो मैं बोलता था, मेरे पास भी आते थे, मैंने कहा आप मालवी क्यों नहीं बोलते हैं घर में, है ना, नमक में क्या है वो लवण, आप लूण बोलोगे तो संस्कृत का शब्द लवण आएगा, वो है। और काचरी शब्द आया यहाँ पे, तो काचरी में जो कंचुकी शब्द से आया है। तो इस तरह से भाषा जो उसका हम कहते हैं कि भाषा का जो निर्जर है वहाँ से प्रभावित हो रहा है। तो किशनदास जी राही, दूसरी बात जो झालानी साहब ने रचना पर, किस तरह से रचना कालजयी होती है, अप्रासंगिक नहीं होती है। एक बार डॉक्टर कुंवरपाल सिंह ने ये कहा था कि रचना कोई जलेबी होती है जो ठंडी हो जाती है। जलेबी नहीं होती है रचना, वो हमेशा प्रासंगिक रहती है, कालजयी होती है। जो उन्होंने उस समय का चित्रांकन किया है, उस समय का चित्रांकन किया है, वही दृश्य हमारे सम्मुख है। दूसरा, आप देखिए यहाँ हमारी आदरणीय रचनाकार बैठी हैं, मुझे वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग आता है, और उस प्रसंग को संस्कृत के राधावल्लभ त्रिपाठी ने नाट्य की दूसरी परंपरा आलेख में उद्धृत किया है। यह होता है कि रावण हताहत होकर भूमि पर पड़ा हुआ है, लगभग निष्प्राण हो गया है, और राम ने विजय प्राप्त कर ली है। उन्हीं क्षणों में राम के सैनिक सीता को लाते हैं, उन्हीं क्षणों में लाते हैं। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, ये वाल्मीकि रामायण में राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा को लांघ जाता है और एकदम कुपित हो उठते हैं सीता पर कि मैंने, क्योंकि रावण ने मेरा अपमान किया है इसलिए मैंने युद्ध किया है, तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया है। तुम भरत के पास चले जाओ, लक्ष्मण के पास चले जाओ। सीता आहत होती है। वहां भी देखिए स्त्री ने प्रतिवाद किया है
तब वह राम को बोलती है कि तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, एक पति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो, इस तरह से व्यवहार कर रहे हो जो पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे को दे देता है, इस तरह से व्यवहार। तो वाल्मीकि ने भी वह स्वर उठाया है और थावरिया जोयो ने उसमें भी स्त्री वही स्वर उठा रही है, उसमें कहती है कि ऐसे पुरुष, ऐसे का पुरुष से, है ना, पुरुष का नहीं होना अच्छा है। प्रसाद ने भी ध्रुव स्वामिनी में यही प्रश्न उठाया है। तो ये इस तरह के पुल बनते हैं साहित्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।